मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज कंसल एंड स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर बिगनर सीरीज़ के आज के सेशन में। इस सीरीज़ में हम इकोनॉमिक टाइम्स की हर न्यूज़ को कॉन्सेप्ट, पास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो ये सीरीज़ बिगनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड करें, और एज ए न्यूज़पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज़ किया। अब क्या है कि कल की जो न्यूज़पेपर के अंदर है मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके अंदर हमने ये इशू छोड़ दिया था, केन टैक्स इशू। तो इसके अंदर क्या था कि ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट था, और मैंने आपको कल बोला था या तो हम कल कवर करेंगे या फिर हम संडे के दिन यानी आज के दिन कवर करेंगे। तो आज के दिन वैसा ही है कि आज अपने पेपर के अंदर यानी संडे के पेपर के दिन काफ़ी कम न्यूज़ है, तो इसको हम कवर करके फिर उसको कवर करते हैं। तो ये मैंने पॉइंटर्स नोट कर लिए थे, अगर आपने पढ़े हो तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसके अंदर स्टार्ट करते हैं, शुरू से स्टार्ट करेंगे कि थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो आप जो भी कर रहे हैं तो साइड रख दे 2 मिनट और सिर्फ इसको समझें, क्योंकि इसके अपने अंदर ही मतलब काफ़ी सारी और चीज़ें हैं इसके अंदर। तो पहले समझते हैं इसके अंदर। तो ये मेन आपको समझना पड़ेगा, पहली बात है कि ये किसी टैक्स से रिलेटेड इशू है, तो आपको ये क्लियर होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, टैक्स इशू है ये। अब पहली चीज़ इसके अंदर क्या हुआ, वोडाफोन ने शेयर्स बेचे। तो वोडाफोन ने किसको शेयर्स बेचे, तो यहाँ पर ये है कि वोडाफोन की 2 कंपनीज अभी आप मान सकते हैं, अभी काफ़ी सारी कंपनीज हैं बट हम अभी 2 मानते हैं। तो एक मानते हैं हम वोडाफोन की जो मेन कंपनी है, उसने क्या किया, वोडाफोन इंडिया को शेयर्स बेचे ताकि जो वोडाफोन इंडिया थी उसके अंदर ज़्यादा स्टेक उनका हो जाए। तो यहाँ पे वोडाफोन ने अपने शेयर्स जो है वोडाफोन इंडिया को बेचे, और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर ये आप इसको कह सकते हैं ट्रांजैक्शन को कि एक बाहर की कंपनी ने, फॉरेन की कंपनी ने, फॉर आपको वोडाफोन पता ही बाहर की कंपनी है वैसे तो ओरिजिनली, फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी को शेयर्स बेचे। इंडियन कंपनी क्यों बनाई उन्होंने, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको जो फॉरेन कंपनी जहाँ की भी कंपनी रजिस्टर्ड है वहाँ की कंपनी लॉ से कंप्लाई कर रही होगी, बट अगर वो इंडिया की कंपनी लॉ से भी इसी कंपनी से कंप्लाई करेगी तो दिक्कत हो जाएगी। अब तो फिर वो क्या करती है, इंडिया की कंपनी लॉ से और सारी रूल्स वगैरह से कंप्लाई करने के लिए एक अलग से कंपनी बना देती है, उसके अंदर से जो भी इनके रूल्स होते हैं थोड़े बहुत चेंज करके तो ये सारा कंप्लाई हो जाता है ढंग से। और अगर इसको आगे भी कुछ चेंजेस करने पड़े तो सीधा वो इस कंपनी में करेगी और इस कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी वोडाफोन इंडिया कंपनी, हर कंपनी ऐसी इंडिया की डिवीजन बनाती है, जैसे ट्विटर का ट्विटर इंडिया हो गया, फेसबुक का फेसबुक इंडिया हो गया, सब बनाते हैं। तो ऐसे वोडाफोन इंडिया हो गया, तो यहाँ पर ये वोडाफोन इंडिया हो गया, ये आपकी कंट्री हो गई। अभी इन्होंने क्या किया, वोडाफोन ने वोडाफोन इंडिया को शेयर्स बेचे, तो इसका मतलब हुआ कि फॉरेन कंपनी ने इंडियन की कंपनी को शेयर्स बेचे। तो यहाँ पे होता है कि अगर ऐसा होता है तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि उसको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। अब कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हर एक लाइन में कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। कैपिटल गेन्स टैक्स होता है जैसे अगर आपने कोई शेयर 100 रुपीज़ का परचेज किया और वो 150 रुपीज़ पर चला गया, तो वो जो उसकी प्राइस बढ़ा 50 रुपीज़, यानी कि उसका जो शेयर प्राइस है, उसका कैपिटल प्राइस है वो बढ़ा 50 रुपीज़ का, तो वो होता है कैपिटल गेन। अभी भी अगर आप इतना गेन करते हैं कि आप मतलब एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर जाते हैं अपने इस लिमिट को, तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं। तो इन्होंने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि आपने जो है आपका कैपिटल गेन्स टैक्स सॉरी नहीं दिया, तो इसके अंदर ये केस आपका हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। मैं आपको हाई कोर्ट वाला जो है इसके अंदर एपिसोड नहीं बता रहा हूँ, सीधा सुप्रीम कोर्ट पर चलते हैं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इसके अंदर हियरिंग वाली चीज़ है। इसके अंदर देखिए तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ये वोडाफोन सही कह रहे हैं, इसको नहीं देना चाहिए केस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब आप समझे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि वोडाफोन बेसिकली जीत गया यहाँ पर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टैक्स की डिमांड की थी वो गलत थी, क्योंकि इसको सेल नहीं मतलब इसको जो है यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। अभी क्यों नहीं देना पड़ेगा, आपको नाम से तो लग रहा हो कि हाँ यार शेयर्स बेचे हैं, आपके प्रॉफिट हुआ है तो देना चाहिए टैक्स। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ होगा, ये आपका होता है, ये रहा इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया और यूएस के अंदर एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके अंदर क्या हुआ है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर, इंडिया यूएस, इसके अंदर क्या हुआ है कि यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने हटा दिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, जैसे कि आपका टैक्स देना, कोई इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह देना इधर उधर, कि कुछ अगर ट्रांजैक्शंस हों तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्केल पर हो सकें, ताकि ये जो टैक्स वाली दिक्कतें हैं वो उन लोगों को ना आ सकें, उनकी कॉस्ट वॉस्ट कम हो जाए। जो मतलब अगर प्रोड्यूसर है, अगर मान लो टैक्स लगाया तो वो कम सेल करेगा इधर से उधर, और अगर हमने टैक्स नहीं लगाया तो वो ज़्यादा सेल करेगा। तो वो ये इनके बीच में जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है कि आपका जो है काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने बेसिकली इसके मतलब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर हटाई हुई हैं। तो इन्होंने समझ लिया इंडिया यूएस के बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को। अब आगे चलते तो इसके अंदर क्या हुआ था यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी को देख के बोला था कि आपने जो बायलैटरल ट्रेड के अंदर ये बोला हुआ है कि आप टैक्स वगैरह इस तरीके से नहीं लेंगे, तो ये जो इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गलत कह रही है और आपके वोडाफोन इंडिया को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे केस सेटल हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रणब मुखर्जी उस टाइम के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे जबकि बात मैं बता रहा हूँ। अब क्या हुआ, इन्होंने फाइनेंस एक्ट लेके आए। फाइनेंस एक्ट क्या होता है, फाइनेंस एक्ट होता है आपका, इसके अंदर आपका बेसिकली इनकम टैक्स का सब कुछ होता है। इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 में था वो हर साल आपके फाइनेंस एक्ट से थोड़ा थोड़ा अमेंड किया जाता है। जैसे आपका
इनकम टैक्स एक्ट चल तो वही रहा है, 1961 वाला ही चल रहा है, बट उसके अंदर हर साल आपका फाइनेंस एक्ट आता है, जैसे आपका फाइनेंस एक्ट इस बार आया कि 2020 वाला या 2021 वाला कह सकते हैं। तो ये जो आपका आया, इसमें क्या हुआ कि कुछ चेंजेस ले गए, इसकी सारी मान लो इसका फोटोकॉपी किया, कॉपी पेस्ट किया, यहाँ से कंट्रोल+C कंट्रोल+, तो यहाँ से पूरा कॉपी पेस्ट किया, उसके साथ ही क्या किया, कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए, या कुछ अगर इसमें से हटाना था तो इसमें से माइनस कर दिया। तो इस तरह से ये रहता है फाइनेंस एक्ट के अंदर, और ये बजट के साथ जो है हर साल में प्रपोज होता है। तो हमने समझ लिया इसके अंदर क्या हुआ कि प्रणब मुखर्जी ने फाइनेंस एक्ट के थ्रू क्या लगाया, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया। अब ये समझते हैं कॉन्सेप्ट। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मतलब होता है कि आपने जैसे आज की डेट में हम खड़े, मान लो हम 2020 का एग्जांपल ले लेते हैं अभी के लिए, और 2020 और अगर 2016 में कोई डील हुई थी, हमें अभी तक लग रहा है 4 साल तक कि अभी हमें इस पर टैक्स लेना चाहिए था, बट हमने नहीं लिया। इस केस में भी आपको लग रहा होगा ऐसे ही हुआ है, हाँ ऐसे ही हुआ है कुछ। अब क्या हुआ है कि आपने 2020 में एक एक्ट निकाला, एक नया लॉ बनाया कि आपको जो ऐसी डील्स होंगी जैसे 2016 में हुई थी, हाँ 2016 में हुई थी, उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा, बट वो अब से नहीं लगेगा, वो तब से ही लगेगा जब वो डील हुई थी, या फिर आपने मान लो इसकी लिमिट दे दी 2010 से लगेगा, तो 2010 से जो भी इस तरह की डील हुई होंगी उनके ऊपर 10% से टैक्स लगेगा। तो अब है तो 2020 में अभी, बट अब रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से इसको टैक्स लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का, तो ये होता है बेसिकली उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया कि यहाँ पे अब कुछ टाइम हो गया था वोडाफोन के शेयर्स बेचे, तो यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वगैरह के अंदर भी केस गया, तो फिर आपको वोडाफोन को जो है काफी बड़ा टैक्स का अमाउंट पे करना पड़ा। अब ये हम समझते हैं यहाँ पर, एक आपको यहाँ से पूरे के अंदर से अब आगे कोई एज सच कॉन्सेप्ट इसमें काम नहीं आएगा, बट एक आपको ये याद समझ में आना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। दूसरी बात समझ में आना चाहिए कि आपके जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो वोडाफोन ने एट द एंड पे किया है, तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए ये चीज। अब देखें तो के एन मतलब कि के एन एनर्जी कंपनी है, इसके अंदर क्या होती है, बेसिकली आपकी एनर्जी के अंदर, आपकी पावर जनरेशन के अंदर डील करती है। तो ये सब अभी के इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ पे के एन ने अपने शेयर सेल किए, बिल्कुल सेम कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने आपको वोडाफोन के अंदर बताया था, के एन आपकी जो ग्लोबल कंपनी है उसने अपनी के एन इंडिया के अंदर शेयर सेल किए। तो हमने समझ लिया ये वही होगी ट्रांजेक्शन कि आपकी मतलब फॉरेन कंपनी, सॉरी नॉन इंडियन लिखने वाला था मैं, फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी को जो है सेल किया। तो यहाँ पे ये सेम बेस पे ट्रांजेक्शन हो गई। तो यही हुआ यहाँ पर कि आपके टैक्स के अंदर इशू चला कि आपको टैक्स पे करना है नहीं करना है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर केन इंडिया ले गया, केन ले गया आप इंडिया को आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर। यहाँ पे तो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था, ये आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर गया। आर्बिट्रेशन कोर्ट बेसिकली यही सेटल करता है कि ग्लोबल लेवल पर जैसे जो मल्टीनेशनल ट्रेड होता है कि एक कंट्री ने आपकी दूसरी कंट्री के अंदर ट्रेड किया, तो वहां पर जो है कुछ टैक्स का इशू है, मान लो कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी का इशू है, कुछ भी चीज का इशू है, कोई क्वालिटी का, क्वांटिटी का, आपने पेमेंट नहीं की, ड्यू हो गया, कुछ भी चीज होती है, तो आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर जो है डील होती है। अब इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे भी इंडिया यूएस बैलेंस ट्रेड एग्रीमेंट की बात चली और के एन इंडिया केस जीत गया। अब यहाँ पे आर्बिट्रेशन कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर आपको जो अभी तक जैसे वोडाफोन ने जितना टैक्स दिया था और उन्होंने भी टैक्स कुछ अमाउंट ऑफ दे दिया था, तो जो भी दिया था उनका प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट, तो वो मिलाकर जितना भी अमाउंट होता है, मैं अगर आपको अमाउंट बताऊं, मैंने आपको कोई भी अमाउंट वगैरह नहीं बताया, ईयर्स भी नहीं बताया मैंने आपको, 1.7 बिलियन के आसपास ही होता था। और अगर आप बोले तो ये अप्रोक्सीमेटली 15-20 बिलियन के आसपास होता है यूरोज। तो हमने समझ लिया इसके अंदर। अब क्या हुआ यहाँ पर कि के एन इंडिया के बाद इसको इतना अमाउंट चाहिए गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा क्योंकि आर्बिट्रेशन कोर्ट काफी बड़ी मतलब अथॉरिटी है, अगर वहां से कुछ पास हो गया तो उसके बाद कोई ऐसा नई चीज नहीं है जो इसको मतलब ओवर रूल कर सके। अब इसके बाद क्या हुआ, के एन इंडिया ने अब कैसे लेगा, वो कुछ ना कुछ उसने जुगाड़ लगाया पैसे निकालने के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि एयर इंडिया को सू कर दिया। तो एयर इंडिया को सू कर दिया, क्यों किया? एयर इंडिया पहली बात मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट फुल्ली ओन्ड कंपनी है फुल्ली। और दूसरी बात ये आपकी काफी सारी कंट्रीज के अंदर इनके बहुत ज्यादा असेट्स हैं। यहाँ जैसे मान लो कि यूके के अंदर इनके पोर्ट्स वगैरह हो गए, यूएसए के अंदर इनके पोर्ट्स वगैरह हो गए, आपके यूरोप के अंदर बाकी पार्ट्स के अंदर हो गए, आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो गए। तो काफी सारी जगहों पे बेसिकली इनके बहुत ज्यादा पोर्ट्स हैं, असेट्स हैं, वो सब है। तो अब क्या हुआ यहाँ पर कि हर जगह जैसे आपकी के एन इंडिया है, वो हर जगह अपने उसकी कोर्ट में, जैसे आपके मान लो यूएस के अंदर इनको अपने वहाँ के असेट्स चाहिए, मतलब एयर इंडिया के, तो वो क्या करेगा, यूएसए के कोर्ट के अंदर जाएगा, आर्बिट्रेशन कोर्ट का जो आपका वो दिखाएगा, नोटिस दिखाएगा कि उसने क्या जजमेंट पास किया है, और वहां पर जो ये उसको एसेट्स अपने सीज करने देंगे। तो इस तरह से जो है एयर इंडिया का इन्होंने काफी सारे एसेट्स सील्स करे भी हैं। और यहाँ पे क्या हुआ कि बेसिकली अब ये आप समझ गए होंगे पूरी न्यूज के अंदर। अब एट द एंड ये निकला कि इंडिया को टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कल क्या हुआ था कि कल की न्यूज के अंदर ये था
कि कुछ ऐसा अमेंडमेंट करेंगे, यहाँ पे अमेंडमेंट में लिख देता हूँ वर्ड, फिर आपको थोड़ा बेटर क्लैरिटी हो जाएगी। अमेंडमेंट करेंगे कुछ ऐसी कि आपको ये टैक्स ना ही देना पड़े इंडिया को, कुछ ऐसा करेंगे कि आपको मतलब बेसिकली डिस्प्यूट सेटल हो जाए किसी तरह से। और मतलब बेसिकली ये तो अभी आगे की बात है, मैंने आपको जो पूरी अभी तक का जो टैक्स का इशू था जो काफ़ी टाइम से चल रहा है, मैं आपको अगर बताऊँ तो आपको 2000 के आसपास से चल रहा है, तो ऑलमोस्ट आपके 20 साल हो गए इसको चलते हुए, तो इतना बड़ा केस है, तो मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है। तो आप देख सकते हैं अभी भी 10 मिनट लगे हैं इस केस को, तो इसीलिए मैंने जो है इसको कल कवर थोड़ा नहीं किया। तो हम इसके बाद हम आज वाला न्यूज़ जो है डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा नहीं मतलब पूरा ही डिस्कस करते हैं, तो मेन तो आज वाला ही है। तो इसके अंदर फर्स्ट पेज पे चलेंगे, यहाँ पर इसके अंदर G20 FM's प्लान टू ओके ग्लोबल डील टू टैक्स MNCs इन अक्टूबर। तो यहाँ पे G20 क्या है, मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूंगा। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये 20 कंपनीज का ग्रुप है। G7 होता है, उसमें अगर आप रशिया मिला देंगे तो G8 हो जाएगा, उसके अंदर आप 12 और कंट्रीज मिला देंगे तो वो G20 हो जाएगा, उसके अंदर से एक इंडिया भी है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि वहाँ G20 यानी इन 20 कंपनीज के फाइनेंशियल मिनिस्टर यहाँ पे ऐसे ही लिखा है, प्लस इसके अंदर साथ में आप जो इनके सेंट्रल बैंक है उनके गवर्नर को भी मान सकते हैं। जैसे इंडिया के सेंट्रल बैंक है आपका आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, तो यहाँ पे इस तरह से जो 20 कंट्रीज के गवर्नर्स और आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स, तो इन सब ने क्या हुआ मीटिंग करी है और इन्होंने टैक्स एमएनसीज यानी एमएनसीज को हमें कैसे टैक्स करना है, इसका एक थोड़ा सा न्यूज़ पहले भी आई थी, मैं वो भी आपको बता दूंगा अभी। तो थोड़ी जो एमएनसीज है उनको कैसे टैक्स करना है अक्टूबर तक ये बता देंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि अक्टूबर तक इनकी कमेटी बैठ जाएगी, वो ये डिसीजन पास कर देगी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे इशू ये है कि एमएनसीज को काफ़ी सारी कंट्रीज डिफरेंट वे से चार्ज कर रही हैं। जैसे कुछ कंपनी में अगर आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो कुछ कंपनीज बोल रही हैं कि अपने रेवेन्यू का कुछ परसेंट दे दो, दूसरी बात कुछ कंपनी बोल रही है कि आपका जो प्रॉफिट हो रहा है नेट प्रॉफिट उसका कुछ परसेंट दे दो। तो ये काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर देता है। जैसे आपने रेवेन्यू का मान लो 3% बोल दिया उसको, और अगर आपने प्रॉफिट का 10% बोल दिया, तो किसी कंपनी के अंदर वो अपना प्रॉफिट कम शो कर देंगे, आपका रेवेन्यू ज़्यादा दिखा देंगे, वो क्या बोलेंगे कि हमने सैलरी ज़्यादा पे करी है इस बार। तो ऐसा सब कुछ हो सकता है। इसके लिए क्या हुआ, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म टैक्स लेके आने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी आया था अभी बताया था, वहाँ पर यूनिफॉर्म का ही कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस हुआ था। अब यहाँ पे देखें तो फर्स्ट उन्होंने इस छोटी सी लाइन के अंदर एफर्ट्स ऑन टू ब्रिंग कंट्रीज लाइक आयरलैंड बहुत ही डिस्प्यूट की बात होती है टैक्स के अंदर, ये बहुत ही कम टैक्स लगाते हैं कंट्रीज के अंदर, और इसी लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज इनके अंदर आके बिजनेस करें। और हंगरी भी ऐसी कंट्री है, वो थोड़ा ज़्यादा टैक्स लगाती है बट ओवरऑल कम ही लगाती है। तो यहाँ पे ऑन द बोर्ड टू यानी कि इसको भी सबसे ज़्यादा पहले बोर्ड में लाने की ज़रूरत है, यानी कि मीटिंग में लाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मान लो सारे जो हमारी कंट्रीज हैं उन्होंने आपका जो कॉन्स्टेंट कर लिया बट इन्होंने नहीं किया, तो दिक्कत तो इन्हीं की वजह से, अभी भी दिक्कत बाकी कंट्रीज की वजह से तो ऐसा सच नहीं है। तो इसकी वजह से हम जो है इसको सबसे पहले डील करेंगे, मतलब हम जो कंट्रीज हैं वो डील करेंगे। तो समझिए इसके अंदर, और ईटीवेल की मैगजीन में आपको जो है टेलीग्राम के ऊपर शेयर करता हूँ डेली बेसिस पे। इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही अच्छी मैगजीन होती है ये। कोई लोग तो जैसे जो फाइनेंशियल के अंदर डील करते हैं उसको सप्लीमेंट, वो इसको सप्लीमेंट बोलते हैं बेसिकली, कि अब इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़ रहे हैं बट ये सप्लीमेंट आपको बहुत जरूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फाइनेंस की जानकारी चाहिए आपको तो जो भी, बट हर चीज़ के लिए बेसिकली सप्लीमेंट है। तो मैं अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, साथ ही साथ अबाउट सेक्शन के अंदर भी मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ। तो अब चलते हैं कोविड-19 स्लिपिंग ऑन जैस। ये पूरा कोविड-19 का डेटा है प्योर, इसको हम पूरी तरह से स्किप करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसको क्यों स्किप कर रहे हैं। जून जैब सर्ज नॉट सस्टेन्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जून के अंदर पहले तो आपका वैक्सीन लगवाने का बढ़ गया था, फिर कम हो गया, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा वैसे। इसके अंदर रिस्किंग कवरेज बट स्टिल लो। तो इसके अंदर क्या हुआ कि 32% ऑफ पॉपुलेशन को, मतलब एलिजिबल पॉपुलेशन यहाँ पे लिखा है, मतलब कि आपके जो 18 से आप 60 प्लस मान सकते हैं, जो क्योंकि अभी 1 to 17 या 1 to 18 तो अभी लगी नहीं है वैक्सीन, और यहाँ पर मतलब बनी नहीं है वैक्सीन। तो 18 प्लस से यहाँ पे जो है 32% को वैक्सीन लग गई है, और यहाँ पर 7.61%, मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ, 7.61% को जो है सेकंड वैक्सीनेशन लगे, सेकंड डोज लग गया। तो ये हम समझ लिया। इसके अंदर ऐसा कोई समझने की न्यूज़ है नहीं, और बाकी वैक्सीन की इसके अंदर डेटा है। अब आगे चलते हैं यहाँ पर कोविड टर्बुलेंस ग्राउंड्स ड्रीम्स ऑफ एस्पायरिंग पायलट्स। तो यहाँ पे यार पायलट की इन्होंने मतलब बेसिकली थोड़ी सी बुरी हो गई, यहाँ पे दिक्कत हो गई कोविड की वजह से, वही बताया हुआ है। इसके अंदर इन्होंने बोला टेकिंग फ्लाइट अराउंड 1600 to 700 कमर्शियल पायलट लाइसेंसेज इशूड एवरी ईयर। तो हर साल आपके जो है 600 से 700 कमर्शियल लाइट पायलट के लाइसेंस बनते हैं। दूसरी बात आप देखें तो यहाँ पे 60 लाख to 1 करोड़ लगते हैं एक पायलट को पायलट बनने के अंदर। तो बात है, अगर आपको पायलट वगैरह आपने देखा हो थोड़ा बहुत, तो इसकी जो अकेडमी की कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। वुमेन गॉट 7% लाइसेंसेज इन 29-20 एंड 15% इन 18-19। तो यहाँ पे जो है वुमेन को 7% लाइसेंस मिले थे। ये बेसिकली आपको समझ में आ ही रहा होगा, बेसिक डेटा है। इसके अंदर मेनी पायलट्स ट्रेन इन अकेडमिक्स अब्रॉड एज इट्स फास्टर। अब्रॉड में आपके थोड़ी कम टाइम की ड्यूरेशन में मिलता है, बट उनकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली ये तो डेटा है, पर इसके अंदर हमें क्या समझ में आ रहा है कि आपको जो पायलट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है दो चीज़ों का, अपने टाइम का
और कॉस्ट का बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, और कोविड की वजह से इनकी जो है काफ़ी ज़्यादा खराब चीज़ हो गई है। अब यहाँ पे देखा, वेट टू टेक फ्लाइट गेट्स लॉन्गर एज मेनी हायरिंग प्लान्स स्लो डाउन। हायरिंग प्लान, अब हायरिंग नहीं कर रहे, आपको पता ही है, जैसे आपकी काफ़ी सारी कंपनीज तो हायरिंग वाली, मतलब एयरप्लेन वाली तो आपकी मतलब बैंक्रप्सी तक भी चली जा रही है। तो आपकी जो कैसे हायरिंग करेंगे, मैंने आपको एयर इंडिया का केस बताया, एयर इंडिया के ऊपर वैसे इतनी सारी टेंशन वगैरह है, तो कैसे हायरिंग करेंगी, तो इसकी वजह से जो है आपका काफ़ी सारे हायरिंग प्लान स्लो डाउन हो गए, तो जो नए आपके पायलट्स बन रहे हैं उनको जो है दिक्कत हो रही है। तो ऐसा ये मतलब थोड़ी बुरी न्यूज़ तो है ही, बट इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है। आगे जाए तो बिजनेसेस गो फॉर प्रीनप्स बिफोर जॉइनिंग हैंड्स। तो प्रीनप वैसे एक मतलब मैरिज बेस्ड एक कॉन्सेप्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप एज अ मैरिज इसको, मतलब इंडिया के अंदर ही अलाउड नहीं है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप मैरिज के टाइम पे आप जैसे ऐसा कुछ डील कर लेते हैं, जैसे अगर मान लो मैं आपको बहुत एग्जांपल देके बताऊँ, तो एक मान लो हस्बैंड वाइफ है, उनका बेबी होता है अगर, तो मतलब उसका जो है पूरी डील आपका पूरा घर पे रहेंगे, मान लो हस्बैंड और वाइफ जो है आपका मतलब अर्निंग लिवलीहुड वाला काम जो है वाइफ करेंगी, या उसकी जॉब होगी, जो भी होगा बिजनेस होगा, तो उससे जो है ये सारा मतलब घर के अंदर लिवलीहुड अर्न करेंगी, और आपका हस्बैंड जो है इसको मेंटेन करेंगे। तो इस तरह से मतलब ये तो मैं आपको एग्जांपल दिया, पर यहाँ पे जो है डील हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इंडिया के अंदर अलाउड नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है, एक बेसिकली रिलेशनशिप माना जाता है, तो ये इंडिया के अंदर अलाउड नहीं है। अब इसके अंदर ये तो बेसिकली आपकी मैरिज वगैरह बात होगी, बट यहाँ पे बिजनेसेस का क्या मतलब है? बिजनेसेस के लिए ऐसा कोई ज्यादा मतलब नहीं है, एज अ टर्म ये यूज किया, बस बोलने की बात है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक कंपनी मान लो जब स्टार्ट होती है, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ प्रीनप का, इसके अंदर क्या मतलब है। कंपनी मान लो जब स्टार्ट होती है, तो कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट हाउस से, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट कोई बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट हाउस मतलब काफी सारी चीजें हो सकती है, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया आपका, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट का जैसे कोई ब्यूरो हो गया, जिसमें मैंने आपको कल भी बताया था, टाइगर ग्लोबल एक कंपनी है, इसी तरह से काफी एडलवाइज, आपकी आईआईएफएल, ऐसी काफी सारी कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंक और इन्वेस्टमेंट आपके ब्यूरो के काम करती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इक्विटी के लिए इन्वेस्ट करती है, मैंने आपको कल भी बताया था, ये क्या करती है, इक्विटी के लिए इन्वेस्ट करती है, ओनरशिप के लिए इन्वेस्ट करती है बिजनेसेस के अंदर। तो एज अ डेट कभी भी मतलब एज अ डेट नहीं देते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि ओनरशिप के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अब एक कंपनी ने जब वो स्टार्ट हो रही थी, स्टार्टअप के अंदर थी, मान लो थोड़ी बड़ी हो गई थी, मतलब उसको लग रहा था कि वो अच्छा परफॉर्म कर लेगी, तो उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट हाउस से बात कर ली कि क्या बात कही कि आपका एक्स अमाउंट रुपीज में, हम जब अगर एक्स आपका अमाउंट पे रीच कर जाएंगे, मतलब हमारी जो मार्केट कैपिटलेशन है वो एक्स हो जाएगी, या हमारा प्रॉफिट एक्स हो जाएगा, या हमारा रेवेन्यू एक्स अमाउंट पे पहुंच जाएगा, तो उसके अंदर क्या है, फिर हम आपसे फंडिंग उठा लेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक टर्म चलती है यहाँ पर, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल का मतलब होता है कि यहाँ पर जो अगर आपने जैसे एक इन्वेस्टमेंट हाउस से कंपनी ने बात कर ली, तो उसके बाद क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हाउस कंपनी को एक बारी के लिए रिफ्यूज नहीं कर सकता, कंपनी जो इन्वेस्टमेंट हाउस को रिफ्यूज कर सकती है कि कंपनी ने मान लो एक्स अमाउंट पे पहुंच गई, बट इन्वेस्टमेंट हाउस ने बोला हाँ हमसे फंडिंग उठा लो, हमें ओनरशिप दे दो, बट जो कंपनी एक बार इशू मना कर सकती है, पर इन्वेस्टमेंट हाउस जो है मना नहीं कर सकता, उसे देना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से ये होता है आपका राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर हमने समझ लिया सेविंग प्रोविजंस और डिवीजन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हाइल स्टार्टिंग अ वेंचर। तो यहाँ पे जो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, तभी अगर आप जब ये अगर आप प्रीनप वगैरह साइन कर रहे हैं कुछ, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट, प्रीनप वैसे कोई काम नहीं है इसके अंदर, ये कॉन्ट्रैक्ट ही नाम चलता है कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, उसका नेचर बेसिकली प्रीनप जैसा होता है, इसलिए यहाँ पे प्रीनप बोला हुआ है। तो अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो क्या, जिसके अंदर आपका जो है आपका इन्वेस्टमेंट हाउस से बात कर रहे हो, उसके अंदर आप फंडिंग चाहिए आपको इन द फ्यूचर, तो आप क्या करेंगे, अभी से आप प्रोविजन निकाल देंगे, मतलब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उसके अंदर कुछ पॉइंट ऐसे लिख देंगे, उसके अंदर क्या होगा, डिवीजन ऑफ असेट्स। मान लो आप जैसे कह रहे हैं कि अगर आपने 10% ओनरशिप दी तो आप 10% असेट्स के मालिक हो गए, अगर आपने 20% ओनरशिप दी तो आप मान लो 25 के हो गए, कुछ भी हो गए आपको, वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, तो 20% में 20% हो गए जैसे। तो ये सब जो चीजें हैं, डिवीजन ऑफ असेट्स और डिवीजन ऑफ लायबिलिटी, इस तरह से लायबिलिटीज होगी कि अगर आप 20% ओनरशिप ले रहे हैं तो 20% लायबिलिटीज के भी ओनर हो गए। तो इस तरह से जो है आपको सारी चीज मेंशन करनी पड़ेगी बहुत क्लियरली, अगर आप ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं पहले ही। तो ये जो हमारा ऑलमोस्ट हमारा जो फर्स्ट पेपर कवर्ड है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ है यहाँ पे, फैड ऑफ द फ्यूचर गैलरीज टेक टू टाइम टू डिसाइड ऑन एनएफटीज। तो ऐसा कोई मतलब बड़ी न्यूज़ में ऐसे कह रहा था, पर एनएफटीज मतलब होता है आपका नॉन फंजिबल टोकन। इसका हम थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। इसके अंदर क्या है, जैसे मैं आपको अभी अपनी वीडियो बना रहा हूँ, इसकी एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर क्या है कि आपका, जैसे मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि ये प्रोटेक्टेड रहे। मान लो कि इस वीडियो का जैसे मान लो 10 सेकंड का है, 20 सेकंड का पार्ट कई लोग यूज करने लगे अपनी वीडियोस के अंदर, मान लो किसी भी के अंदर, मैं आपको एज एग्जांपल बता रहा हूँ। पर इसके अंदर क्या है कि फिर मैं क्या करूंगा, इसको एनएफटी की तरह रजिस्टर करा दूंगा। एनएफटी की तरह मैंने आपको रजिस्टर करा दिया, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर एक टोकन बन जाएगा। इसका टोकन क्या होगा कि वो एक जो आपका यूजर है, मान लो उसको यूज करना है मेरा डेटा, थोड़ा बहुत 10 सेकंड की 20 सेकंड की क्लिप्स यूज करनी है अपने मान लो बिजनेस के अंदर, किसी भी चीज के अंदर, वीडियो के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो टोकन वो बाय कर लेगा, वो बाय करेगा और मेरे को आपकी रॉयल्टी मिलती रहेगी। अगर वो जब भी वो परचेज करेगा, मतलब उसको यूज करेगा, उसके बेसिस पे उसको जो भी रिवेन्यू मिलेगा, मान लो उसको जैसे 100, उसने आपको एक तो आपको टोकन दिया, मान लो 100 रुपीज का उसने टोकन परचेज किया, फिर उसके बाद उसको जो अर्निंग हो रही है, मान लो 1000 रुपीज की अर्निंग हो रही है, तो उसका मान लो 10% रॉयल्टी पे हमने सेट कर ली, बात कर ली, तो आपको 100 रुपये वहां से भी मिलते रहेंगे मेरे को हर टाइम। और ऐसे ही आपके 2-3 जो आपके इसके अंदर मतलब स्पेसिफाइड लिमिट है, कोई अपनी 1 पे भी सेट कर सकता है, 2 पे भी सेट कर सकता है। अगर मैंने मान लो अपनी वीडियो की लिमिट 2 पे सेट कर दी, तो ऐसे 2 लोग कर सकते हैं, 2 लोग टोकन परचेज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एट द सेम टाइम।
तो हम एज अ कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया एनएफटी को। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि गैलरीज टेक टाइम टू डिसाइड ऑन एनएफटीज। तो गैलरीज मतलब वही आपकी आर्ट गैलरीज जो है वही डिसाइड कर रही हैं कि यहाँ पर आर्टिस्ट और ऑडियंस के अंदर कैसा रिलेशनशिप रहेगा अगर हम एनएफटीज को मतलब बूम करने देते हैं, क्योंकि एनएफटी एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है, वो बूम करेगी ही करेगी अगर इंडिया के अंदर उसको प्रॉस्पर करने दिया। तो ये जो है इंडिया के अंदर ये बेसिकली डील चल रही है कि मतलब बात चल रही है कि कैसे इसको हम आगे करें। गेनिंग ग्राउंड, यहाँ पे नीड टू स्टोर क्रिप्टो करेंसी इन डिजिटल वॉलेट टू बाय एंड सेल और एंड क्रिएट एनएफटीज। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक जो अगर आपको एनएफटी वगैरह बाय करनी है या सेल करनी है तो आपको आपके क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के अंदर, क्रिप्टो करेंसी का भी डिजिटल वॉलेट के अंदर आपको पैसे रखने पड़ेंगे। आप एज अ मतलब पेटीएम से वगैरह से आप बाय नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। वॉलेट्स कनेक्ट विद मोस्ट क्रिप्टो एप्स एंड एनएफटी मार्केट प्लेसेस। तो वॉलेट्स जो है जैसे आपके जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं वो काफी सारे ऐप्स से कनेक्ट कर लेते हैं। मतलब ये बेसिकली बताया हुआ है कि कैसे कैसे ये अच्छा रिटर्न ले सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है आपके, जैसे मेटामास्क, रेनबो और कॉइन बेस ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो ये करने देते हैं। तो ये इसके अंदर बताया हुआ है। तो आगे चल तो प्रॉपर्टी सेक्शन है, इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज नहीं आती है। इसके अंदर क्या होता है जैसे किसी सीएम ने क्या कहा, कि किसी डीएम ने क्या कहा, तो यहाँ पे सेंटर की न्यूज़ है, यहाँ पर अमित शाह ने क्या कहा। तो ये बेसिकली ऐसी न्यूज़ होती है अगर आपको इससे कोई काम नहीं होता तो अभी आप इसको स्किप कर सकते हैं, और इससे अंदर हम अभी अपने पर्पस के लिए, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के लिए इसको स्किप करेंगे। और आगे चले तो बॉटम लाइन का पेज, इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, पर फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है। कार्डियक डिसऑर्डर्स, डायबिटीज आर सर्जिंग इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा डेटा दिया हुआ है कि 1991 में, 2001 में, और मतलब बेसिकली 10-10 साल का ये डेटा है 2011 में और 2021 में। तो ये अब पिछले 10-10 साल के अंदर क्या क्या कितने करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ है किसमें, आपकी एंटी इफेक्टिव्स, वाइटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल्स और आपके रेस्पिरेटरी पेन। मतलब ये बेसिकली आपका मेडिकल के अंदर काफ़ी सारी ब्रांचेज होती हैं। जैसे आपका मान लो एक तो आपका एंटी इफेक्टिव्स हो गया कि आपके जैसे आपके पेन किलर्स वगैरह हो गए, उसके अंदर कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। दूसरी बात देखेंगे आप कि विटामिन मिनरल्स, आपके विटामिन की सप्लीमेंट वगैरह हो गए। तो ये बेसिकली आपको नाम से समझ में आ रही है सारी चीज़ें। गैस्ट्रो आपके पेट वाली चीज़ें हो गई, रेस्पिरेटरी आपकी लंग्स वगैरह वाली चीज़ें हो गई, पेन एनालिसिस आपके नाम से बता रहे पेन वाली चीज़ें होगी, आपका मस्कुलर पेन, आपकी वो सब पेन हो गई। तो इसके अंदर बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने कैसा कैसा परफॉर्म किया है आपकी, इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया हुआ है। तो इसके अंदर अब ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कार्डियक सबसे ऊपर चल रहा है। कार्डियक मतलब आपकी हार्ट वाली चीज़ें, तो ये सबसे ऊपर चल रहा है। यहाँ पर एंटी इफेक्टिव इसके नीचे है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, काफ़ी ज़्यादा बूम कर रही है इस टाइम पर, मतलब हर्ट कर ये इनका बूम करना देखो अच्छी बात तो है नहीं, बट फिर भी अगर आप एज ए इन्वेस्टर आप देखते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हमने समझ लिया इसके अंदर। और इसके अंदर आगे चलते हैं, यहाँ पर ये पूरी न्यूज़ थी और इसीलिए मैं आपको इसको कवर नहीं कर रहा था। अगर आप इसको खुद भी पढ़ते तो आपको कवर मिल जाता, इसको आप खुद भी पढ़ते तो आपको समझ में आ जाता है। इसके अंदर देखें तो कार मेकर्स अपग्रेडिंग ऑटो मॉडल्स फॉर स्मूथ पैसेज। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने पर कार मॉडल क्रिएटर इन्होंने बताया कि कितने कितने इनके मॉडल्स आते हैं और कितने कितने मॉडल्स इन्होंने पर ईयर मतलब टोटल बेसिस पे इन्वेंट किए। जैसे यहाँ पे 13 मॉडल्स इस टाइम हुए हैं, 25 इससे पहले थे, और यहाँ पर मतलब 2020 का डेटा है, 16, 19 इस तरह से पूरा डेटा है। और मारुति के टोटल ब्रांड चलते हैं 15 और आगे Hyundai के 12, इस तरह से पूरा डेटा है। तो ये बेसिकली मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी करके बता रहा हूँ। बेसिकली इसके अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं बेसिकली कि आपको जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो अभी बूम करने की मतलब देख रहा है कि अभी उनकी डिमांड काफी बढ़ सकती है, इसलिए वो नए नए मॉडल्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब मैं इसके बाद बताऊं कि आपको डीप डाइव का सेक्शन है, इससे पहले आपको एक बात बताता हूं। इसके बाद क्या है कि संडे के पेपर के अंदर कोई ऐसा जिसके बाद कॉन्सेप्ट नहीं बचता है, क्योंकि आपको जो मैंने अब तक कवर किया इसके अंदर ही सारा ऑलमोस्ट कवर्ड है और मैंने आपको कल की न्यूज़ बता दी। अब इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपना ओपिनियन प्रेजेंट करते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि वो न्यूज़ से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बट उसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं होती है, आपको पूरी तरह से स्किप कर देना चाहिए। जैसे आप इसके अंदर देखेंगे, आपके फर्स्ट इसके अंदर पेपर के अंदर देखें तो इनका ये पूरा एक्सपर्ट अपनी फील्ड के अंदर, जिसमें आपको बताऊं इनका नाम है अरविंद विरमानी, आपके फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। तो आप इसको चाहें तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसको काफी सारे कॉन्सेप्ट अच्छे पता चलेंगे इसके अंदर। आगे चलते तो डायमंड रशेस के अंदर कि डायमंड का कैसे कैसे यहाँ पे होता है आपका, ये बेसिकली डायमंड यहाँ पे कह रहे हैं आपका बीपीसीएल वगैरह लिखा है। ऑयल की बात यहाँ पे चल रही है, तो यहाँ पे ऑयल की बात यहाँ पे चल रही है, तो इसके अंदर ही बताया हुआ है। इसके अंदर अराउंड द वर्ल्ड का सेक्शन है। इसके अंदर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे कोई एक्सपर्ट कुछ कह रहा है, बट यहाँ पे ये पूरा सेक्शन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। तो इसका पूरी तरह से अगर आपको जैसे काम नहीं है, जैसे आपके चाइना के अंदर क्या हुआ, आपके तिब्बत के अंदर क्या हुआ, अभी तिब्बत के अंदर चाइना के अंदर काफी सारी न्यूज़ चल रही थी, इसलिए मैंने ये नाम लिया। तो इसके अंदर क्या हुआ कि आपको नहीं जानना तो आपको ये पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर समझ लिया। और आगे तो ये भी इजी डिजिट सेम बात है। यहाँ पर ये आपके सिद्धार्थ शाह के सीईओ है फार्मेसी के, इनकी पूरी जो है इंटरव्यू है, इनका आर्टिकल है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस बताइए, इसको हम क्या ही कवर करेंगे। तो संडे चैप्टर का पेपर है, इसके अंदर क्या है यहाँ पर पूरे 2 में मीम्स है और बाकी में एडिटोरियल। अगर आप एडिटोरियल पढ़ना चाहते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं, काफी अच्छे इसके अंदर आते हैं। आगे चलते टेक्टोनिक का सेक्शन है, इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है। अगर इसके अंदर आपको अभी बताया डीप डाइव के अंदर जैसे था, उसके अगले पेज के अंदर था जिसके अंदर प्रियंका सिंघानी, ये एलमन पियर मोहम्मद और दिया राखी, ये इनका पूरा सेक्शन है। इसके अंदर क्या है, ये एक्सपर्ट है अपनी फील्ड के अंदर, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि अपने जो इनका कॉन्सेप्ट है जो वॉर 2.0 है, तो इसके ऊपर कैसे ये अपना व्यूज प्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर वो है। तो हमने समझ लिया। इसके अंदर पूरा लीजर के अंदर यहाँ पे क्या है कि आपके नाम से पता चल रहा है, जैसे आपके इसके अंदर प्लांट्स कैसे ग्रो करें, आपके केक्स वगैरह की बात चल रही है, तो इसके अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट सीधी सी बात नहीं है। लास्ट में आप देखेंगे तो 5 साइ-फाई मूवीज टू वॉच, तो इसके अंदर सीधी सी बात है आपको समझ आ रहा है क्या है।
तो हमने समझ लिया। इसके अंदर लास्ट में चले तो ग्रेडियंट सेक्शन है, पूरा आपको नाम से पता चल रहा है, स्पोर्ट्स का सेक्शन है। मैंने जो अभी 6-7 पेज स्किप किए, अगर आप इसको कोई भी पढ़ते हैं और मैंने आपको जो बोला है उसके अलावा आपको कुछ भी मिलता है तो आप कमेंट करें, आपको मेरे को बताएं आपको, पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इसके अंदर अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो हमने इसके अंदर पढ़ लिया। इसके अंदर इससे अच्छा अगर आप चाहें तो मैंने आपको जो फर्स्ट बताया था डीप टाइप के अंदर, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं पहले, आप उसका पूरा पढ़ लें, आपको वो अच्छा लगेगा। तो मेरा जो पूरा ऑलमोस्ट कवर्ड है, और इसके अंदर मैं आपको पीडीएफ आपको जिसके अंदर लिंक कर दूंगा। साथ ही साथ उसके अंदर क्या है, एक फोल्डर बना दिया, उसके अंदर आपको सारी पीडीएफ एक ही प्लेस में मिल जाएंगी। तो और साथ ही साथ आप प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लें, उसके अंदर क्या है कि आपको कुछ भी डिस्कशन करना हो, कोई भी डाउट पूछना हो, और आपको सारी पीडीएफ जो एक ही प्लेस पे चाहिए हो, तो वो भी उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।